हेलो प्रेम भैया, और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे लेके आ गया तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम का सोशल साइंस का पूरा पेपर लीक। इससे बाहर तुम्हारा एक क्वेश्चन नहीं आएगा हाफ ईयरली एग्जाम में। अभी तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले होंगे, तुम डरे हुए होगे कि भैया कौन से लॉन्ग आंसर आ जाएंगे सोशल साइंस में, कौन से एमसीक्यू आ जाएंगे, भैया इतनी मोटी मोटी एनसीईआरटी की बुक है, हमने कुछ नहीं पढ़ा। आज की इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर आने वाले सोशल साइंस में डायरेक्ट तुम्हें बता दूंगा। इस बात की गारंटी है। देख लो यार, जो बच्चे मुझे नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है और लास्ट ईयर भी हमने सोशल साइंस का पूरा पेपर लिख किया हाफ ईयरली का, और सारे के सारे क्वेश्चन उसी वीडियो से आए थे। बच्चे आके कमेंट करे थे भैया हमने पूरा पेपर कर लिया। और साइंस और मैथ का भी जो भी हमने हाफ ईयरली पेपर लिख किया है, उन वीडियो तुमने नहीं देखी, चैनल पे जाकर देख लेना। पूरा का पूरा पेपर बच्चे टॉप मार रहे हैं उसको देख के क्लास में। तो इस वीडियो को पूरा कर लेना, एसएसटी में महारत हासिल है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बच्चे मुझसे पूछते हैं क्या भैया हम एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं हाफ ईयरली एग्जाम के लिए? एनसीईआरटी से हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन नहीं आता। जितना क्वेश्चन करोगे उतना बेटर रहेगा। मैंने बहुत सारे टॉपर बच्चे चैनल से निकाल रखे हैं, वही बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जितना ज्यादा हम क्वेश्चन लगाएंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आंसर लिखने की, उतना ज्यादा हम अच्छा कर पाएंगे सिस्टम। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में एसएसटी का पूरा पेपर तुम्हारा लीक कर देना हाफ ईयरली एग्जाम का। तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड सारे के सारे पेपर इसी से क्लियर वाली बात है। और अभी सीबीएसई ने एक न्यू सैंपल पेपर दिया थोड़ा पैटर्न चेंज करके, वो भी सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें करा दूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने खुद अपने एसएसटी के हाफ ईयरली एग्जाम में 98 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रखे हैं, और एसएसटी के बोर्ड एग्जाम में 93 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रखे हैं। तो मुझे खुद भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है कि एनसीईआरटी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना। तो वही क्वेश्चन मैं आज तुम्हें बताऊंगा, बस इतना कर लेना, इससे बाहर तुम्हारा एक क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अभी थोड़ा नए पैटर्न के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। नए पैटर्न के हिसाब से सेक्शन ए तुम्हारा हिस्ट्री होगा, जो तुम्हारा 20 मार्क्स का होगा, जिसमें तुम्हारे 2 मैप होंगे और दोनों नेशनलिज्म इन इंडिया से होंगे। ठीक है, उसके अलावा सेक्शन बी तुम्हारा पूरा ज्योग्राफी होगा, जो 20 मार्क्स का, जिसमें 3 मैप तुम्हारे होंगे। समझ रहे बात को? मेजर मैप तुम्हारा वाटर रिसोर्सेज से आएगा, उसके अलावा तुम्हारे और भी मैप्स आएंगे, जैसे कि तुम्हारा लाइफलाइंस और नेशनल इकोनॉमी से आएगा, वो तुम्हारा फाइनल में आएगा, लेकिन अभी तुम्हारा वाटर रिसोर्सेज से ही मैप आएगा। ठीक है, उसका तुम्हारा सेक्शन सी में पॉलिटिकल साइंस जो तुम्हारा, जिसको सिविक्स भी बोलते हैं, वो तुम्हारा 20 नंबर का, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही आएंगे। और तुम्हारा सेक्शन डी जो तुम्हारा रहेगा इकोनॉमिक्स आएगा 20 नंबर का, इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही आएंगे, क्वेश्चन आंसर ही आएंगे, इसमें भी क्वेश्चन आंसर। इन दोनों में मैप आएंगे, जो टोटल तुम्हारा 5 नंबर का होगा। हिस्ट्री में 2 नंबर का मैप आएगा और ज्योग्राफी में 3 नंबर का। ये तुम्हारा टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा, और यही तुम्हारे हाफ ईयरली का पैटर्न रहेगा। सेक्शन ए तुम्हारा हिस्ट्री, सेक्शन बी ज्योग्राफी, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस और सेक्शन डी इकोनॉमिक्स। आराम से करना, क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना। कैसे करना है मैं तुम्हें बता दूंगा, बस तुम्हें आंसर को फ्रेम करने आना चाहिए। कोई भी आंसर है तो तुम बना के भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए आंसर की। समझ रहे बात को? आज पूरा एक्सपीरियंस, जितना नॉलेज है, बोर्ड एग्जाम मैंने 93 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रखा है, हाफ ईयरली में 98 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रखा है, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में 40 आउट ऑफ 40 थे मेरे। समझ रहे बात को? तो बहुत ही बेहतरीन मैं तुम्हें बता सकता हूं किस तरीके से तुम्हें बोर्ड एग्जाम में और हाफ ईयरली एग्जाम में नंबर लाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग पेपर को लीक करना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। उससे पहले मेरी तुमसे रिक्वेस्ट रहेगी, मैंने एक न्यू इंस्टाग्राम ओपन किया है। इंस्टाग्राम में तुम सर्च करोगे प्रेम शर्मा 555, तो न्यू आईडी, उसमें बहुत ही बेहतरीन वीडियोस तुम्हें मिल जाएगी, तो जाके फॉलो कर लेना यार। प्रेम शर्मा 555 तुम मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाकर फॉलो कर सकते हो वहां से भी। और अगर तुम अबाउट सेक्शन से नहीं जानते तो इंस्टाग्राम में सर्च करना प्रेम शर्मा 555, तो वहां जाके तुम फॉलो कर लेना। तुम्हारे भैया की आईडी, एक वीडियो मैंने डाल रखी है कल, बहुत मजा आ जाएगा, तो एक बार जाकर फॉलो कर लेना। सब लोग जाकर पहले फॉलो कर लो, उसके बाद आओ पेपर लीक पे मस्त से पेपर लीक करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉलो कर लिया होगा तुम्हें, उम्मीद है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हम लोग ग्रीन रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप की। ये तुम्हारा 12 नंबर का आएगा हाफ ईयरली एग्जाम में। इसमें एक 5 मार्कर, एक 3 मार्कर, एक और 3 मार्कर, 2 एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द स्टेप डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल? भाई साहब छप गया ये क्वेश्चन, तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक ये वाला क्वेश्चन, एक जर्मनिया और मेरीन वाला, ही हु वेर जर्मनिया एंड मेरीन, जो एलिगोरी थी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इससे आते हैं जनरली, एक बल्कन रीजन से भी आता है, मैं बता दूंगा। ठीक है, दूसरा तुम्हारा क्या, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। पहला तुम्हारा देखो, इससे 5 नंबर और 3 नंबर दोनों बनेगा। तो गुस्सीपी मजानी के बारे में 3 पॉइंट्स पूछ लेता है कई बार। गुस्सीपी मजानी, ठीक है, जिसने तुम्हारा इटली का यूनिफिकेशन कराया था। उसका ऑटो वन बिस्मार्क, जिसने जनवरी का कराया था, इसके बारे में पूछ लेता है। उसके बाद ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पूछता है। ट्रीटी ऑफ वेना 1815, भाई साहब छप गया। मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस है, और 6 साल से पहले भी मैं एसएसटी में, मतलब कि सोशल साइंस के बाद मैं करूँ तो हमारे स्कूल में 4 सेक्शन थे, ए बी सी डी। ठीक है, इन चारों सेक्शन में सबसे बेस्ट बच्चा मैं था अपने टाइम पर। सोशल साइंस की मैं बता रहा हूं, मेरे जैसा कोई बच्चा नहीं था, हिस्ट्री हो या सिविक्स हो या ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो। तो मैं तुम्हें ये भी बता दे रहा हूं कि ये जो ट्रीटी ऑफ वेना है, तुम अभी भी जाओगे हाफ ईयरली में तुम्हें नजर आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी तुम्हें नजर आएगा। और जितना क्वेश्चन फ्रेम करने जा रहा है, जैसे कि ट्रीटी ऑफ वेना में तुम्हें एक अच्छा पॉइंट आउट बताता हूं। अगर ट्रीटी ऑफ वेना कोई पॉइंट लिखा हो, ठीक है, अगर तुम्हें ट्रीटी ऑफ वेना का अगर तो तुमने 5 पॉइंट जान लिया कि जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, इसको होस्ट किया था ऑस्ट्रियन चांसलर डूक मेटरनिच ने। समझ रहे बात को? तो ये पॉइंट अगर तुमने लिखते तो कोई भी क्वेश्चन ट्रीटी ऑफ वेना से रिलेटेड आएगा, तुम ये वाला पॉइंट डाल सकते हो। अगर तुम 5 वायलेट पॉइंट ट्रीटी
ऑफ वेना के बारे में याद कर लोगे तो वो 5 पॉइंट तुम किसी भी आंसर में डाल सकते हो जिससे जो ट्रीटी ऑफ वेना से रिलेटेड है। समझ रहे बात को? तो मतलब अगर तुमने 5 पॉइंट किसी टॉपिक से याद किया, वो 5 पॉइंट अगर तुम ट्रीटी ऑफ वेना एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन देख लो उसमें अगर तुम डाल दोगे टीचर सही करके आएगा। बस शर्त यही रहेगी कभी भी आंसर पैराग्राफ में मत लिखना, एसएसटी में कभी भी आंसर पैराग्राफ में मत लिखना, जितना जानता हो हमेशा पॉइंट वाइज, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और जो पॉइंट सबसे बेस्ट आता है वो सबसे ऊपर तुम लिखोगे। समझ बात को कि टीचर कभी भी पूरा पढ़ता भी नहीं, ऊपर का 2 पॉइंट मारा चला गया, ठीक है। 5 नंबर का रहा तो 5 पॉइंट, 3 नंबर का रहा 3 पॉइंट और 2 नंबर का 2 पॉइंट, सिर्फ हमेशा पॉइंट में। साइंस और एसएसटी में ध्यान रखना, अगर पॉइंट में लिख दिया तुमने तुम्हारे से कोई टॉपर नहीं होगा। मैंने खुद क्लास 10 में 90+ फोड़ रखे हैं, 12th में भी बहुत अच्छे नंबर फोड़ रखे, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा रहेगा। उसका तुम्हारा क्या, फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग, ये पेंटिंग पता रहा, इससे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन आएगा बता दूंगा, ये भी आ सकता है फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या कि द राइज ऑफ नेशन इन यूरोप से तुम्हारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, किसने कराया था, जैसे ओटो वन बिस्मार्क ने कराया था। उसका यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में 3 पॉइंट पता होना चाहिए। उसका यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, ये तीनों आते हैं तो ये तुम अच्छे से कर लेना। उसका डिफाइन तुम्हें कुछ करना है, पहले तुम्हारा फेमिनिस्ट, एलिगोरी, रोमांटिज्म, कंजर्वेटिज्म, ये रोमांटिक नहीं है, रोमांटिज्म है, ये मूवमेंट था, ठीक है। कंजर्वेटिज्म, नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है। और ये जो फोटो तुम्हें दिख रही है ट्रीटी ऑफ वेना की ही फोटो है जो 1815 में हुई थी। ये तुम याद रखना, ये जब ट्रीटी ऑफ वेना 1815 यहाँ पर होस्ट हुआ था, यहाँ पर ऑस्ट्रियन चांसलर डुक मेटरनिच थे जिन्होंने होस्ट किया था, ठीक है, ऑस्ट्रियन चांसलर, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, व्हाट आर द स्टेप्स दैट द फ्रेंच रेवोल्यूशन डिड टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। ये तुम्हारा ये क्वेश्चन मैंने वहां ही बता रही 2 बार हो गया। एक हु वेयर मेरीन एंड जर्मेनिया करके एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन, तो वो भी तुम कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, एकदम कर लेना वो क्वेश्चन। मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, मैंने लिखा कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन वो कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो तुम कर लेना, मैं लिख दिया होगा। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस इन द इकोनॉमिक, व्हाट हैपेन इन इकोनॉमिक हार्डशिप 1830s इन यूरोप। भाई साहब छप गया, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसमें क्या हुआ था कि तुम्हारा पॉपुलेशन बढ़ गई थी, तुम्हारे वॉर्स बढ़ गए थे, तुम्हारे फूड की शॉर्टेज हो गई थी। उसके अलावा पीपल स्टारवेशन के कारण मरे थे। 5 पॉइंट याद रखना है कि फूड की शॉर्टेज हो गई थी, वार हो गया था, तुम्हारा इंप्लॉयमेंट बढ़ गई थी। उसके अलावा तुम्हारा क्या था, और पीपल स्टारवेशन के कारण मर रहे थे, मतलब कि भूख के कारण मर रहे थे। समझ रहे बात को? तो ये तुम 5 पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट। उसके बाद तुम्हारा एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय 1814 द रेवोल्यूशंस ऑफ लिबरल्स। ये तुम्हारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिबरल्स है, इससे क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में भी आता है। रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट इज द नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन बल्कन। भाई साहब छप गया, एकदम इंपॉर्टेंट है। इससे जब भी क्वेश्चन आएगा 5 नंबर वाला आएगा तो क्वेश्चन जितने दिए सारे कर लेना, इसी में से घुमा फिरा के आएंगे। जैसे बल्कन रीजन, इसके बारे में अगर तूने 5 पॉइंट कर लिया कि बल्कन रीजन कहां पर था, कैसे कॉन्करर हुआ, तो 5 पॉइंट किसी कोई भी क्वेश्चन बल्कन से आए तो वही 5 पॉइंट, वही सेम 5 पॉइंट उसमें छाप के चले आ सकते हो। समझ बात को? एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जितने मैंने टॉपर से इंटरव्यू लिए वो भी यही बात बोलता है कि कुछ पॉइंट जितने क्वेश्चन तुम करोगे उतना बेटर रहेगा। एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं होगा, बल्कन रीजन ये है। अब तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली कि बल्कन रीजन क्या क्या है, अब तुम एग्जाम में जाओगे बल्कन रीजन में क्वेश्चन तुम्हें पता ही नहीं रहेगा। अगर तुम्हें बल्कन रीजन 2 क्वेश्चन कर रखे होंगे, वही पॉइंट तुम उठा के यहां सीधा डाल दोगे, तो समझ वो तरीका होता है उसका। तुम्हारा क्या है कि अब यहाँ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, तो आइडेंटिफाई द पेंटिंग, पेंटिंग किसकी है, तो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, याद रखना। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आते हैं इससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार हम लोग। आगे तुम्हारा उसी से तुम्हारा हाउ इज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक यूरोप, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। हु वेयर प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ इटली, यूनिफाइड इटली इन 1861। तुम्हारा विक्टर इमैनुअल 2 होगा, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है। उसका तुम्हारा एनालाइज द डिसीजन टेक्स बाय द कंजर्वेटिज्म ऑफ वेना, वही पहला वाला क्वेश्चन है पर ये थोड़ा घुमा के दिया। उसका तुम्हारा हाउ वुड यू एवेल्यूएट नेपोलियन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। तो ये दोनों क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है पर आता है। ये नेपोलियन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, नेपोलियन के रिलेटेड पॉइंट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन है तुम्हारे, इससे आगे नहीं है। उसके अलावा अभी तुम्हारा लेटेस्ट सैंपल में 2 एमसीक्यूज हैं, तो ये एमसीक्यूज को मैच कर लेना। समझ बात को? ये एमसीक्यू को मैच कर लेना, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एकदम 100 पॉइंट बनेगा, तो ये तुम कर लेना। समझ रहे? इसमें एक मैच करोगे सारा हो जाएगा, ठीक है। उसका तुम्हारा सेकंड क्या, ब्रिटेन से रिलेटेड क्वेश्चन, फॉर्मेशन कैसे हुआ, और तुम्हारा ट्रीटी ऑफ वेना से रिलेटेड इस सैंपल पेपर, लेटेस्ट सैंपल जो अभी इसमें छपा हुआ, तो ये 3 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। इसका आंसर मैं दे रहा हूं, आंसर देखो सीबीएसई किस तरह का पॉइंट वाइज में लिखता है, देखो किस तरह का, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, तो इस तरीके से पॉइंट वाइज में तुम्हें आंसर लिखना है। ये बर्बन डायनेस्टी देखो किस तरीके से लिखा है, तुम्हारा ये ट्रीटी ऑफ वेना वाला पॉइंट है, यही 5 पॉइंट लिख लो, याद कर लो। जो भी ट्रीटी ऑफ वेना से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसमें तुम छप सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है 5 नंबर का, इसका आंसर ये सीबीएसई जैसे आंसर देता है वैसे ही आंसर लिखना है, पॉइंट में दिया हुआ ना, ठीक है। तो ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन। उसका तुम्हारा आता है नेशनलिज्म इंडिया से, ओ भाई साहब गांधी जी, इसमें 12 नंबर के टोटल क्वेश्चन आएंगे, एक 5 मार्कर, एक 3 मार्कर, 2 एमसीक्यू और 2 मैप वर्क इससे आएंगे गारंटी के साथ, गारंटी के। सबसे पहले तुम्हारा डिफाइंड रोलेक्टेड, रोलेक्टेड क्या है, सत्याग्रह, बॉयकॉट, नेशनलिज्म, फोर्स्ड इक्विपमेंट, ठीक है। इतने तुम्हारे डेफिनेशन आएंगे। उसका तुम्हारा क्या, जालियांवाला बाग मैसेकर के बारे में 3 पॉइंट याद रखना, सीमन कमीशन के बारे में 3 पॉइंट, ठीक है। उसका व्हाट इज नॉन कॉर्पोरेशन मैटर मूवमेंट एंड व्हाई गांधी जी डिसाइड टू विथड्रॉ इट। भाई साहब छप गया, ये जो क्वेश्चन है भाई डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में छपने वाला, एक तुम्हारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और दूसरा तुम्हारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये दो मूवमेंट देखना, व्हाट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो ये भी तुम्हारा आने वाला 3 नंबर का एग्जाम आया था, तो एकदम याद रखना। एक सत्याग्रह, ठीक है। उसको तुम्हारा क्या डिस्क्राइब पॉइंट। अब साल्ट मार्च पर एक क्वेश्चन आता है, साल्ट मार्च एंड व्हाई साल्ट, गांधी जी व्हाई साल्ट मार्च गांधी जी ने क्यों किया था, और सॉल्ट को क्यों चुना था, कहां पर हुआ था, ये हुआ था तुम्हारा दांडी में,
ये डांडी में, इससे तुम्हारा हमेशा एक मैप वर्क आता है, ठीक है, मैं अभी तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। उसको तुम्हारा क्या है, व्हाट इज खिलाफत मूवमेंट और व्हाट इज स्वराज मीनिंग फॉर द प्लांटेशन वर्कर, तो ये तुम्हारा खिलाफत मूवमेंट पे आता है, इस पे भी आता है। उसको तुम्हारा क्या है, व्हाई इंडियंस वेर आउटग्रेडेड बाय रोलेट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसको तुम्हारा क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा तुम्हारा क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब चौरी चौरा मूवमेंट इंसिडेंट, तो ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो दे रहा हूं, इतना कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, एनसीईआरटी रीडिंग की कोई जरूरत नहीं। उसको तुम्हारा डिस्कस द साल्ट मार्च एंड व्हाई इट इज, व्हाई टू discuss the salt march to make it clear why it is effective symbol in the resistance against the colonialism। भाई साहब छप गया ये साल सैंपल पेपर में, ये जो क्वेश्चन है सैंपल पेपर में इस साल की छपा हुआ, समझ रहे बात को, इसको अच्छे से कर लेना। साल्ट मार्च से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली आता है, जब भी तुम्हारी नेशनलिज्म इंडिया की बात आती है हमेशा साल्ट मार्च, रोलेट एक्ट, सिविल डिसोबीडियंस और तुम्हारा क्या है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इन मूवमेंट्स के बारे में बात आती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसको तुम्हारा लिस्ट द ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल, मैं बोल ही रहा था जॉइंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, भाई साहब ये भी छप गया, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी तुम अच्छे से कर लेना, गूगल से आंसर देख सकते हो, अच्छे से बिल्कुल कर लेना, ठीक है। उसको तुम्हारा क्या है, हाउ आर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, अब देखो एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, लेटेस्ट सैंपल पेपर 2026 में जो अभी आया उसमें छपा हुआ है, और ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिक्चर दे दिया, बोलेगा पिक्चर किसकी है, लाला लाजपत राय की, ये बाल गंगाधर तिलक की है, जिन्होंने लिखा था न्यूज़पेपर केसरी न्यूज़पेपर को लिखा था इन्होंने, ठीक है, केसरी न्यूज़पेपर को लिखा था, बाल गंगाधर उनकी ये पिक्चर है, ठीक है, तो याद रखना है इस चीज को। उसका तुम्हारा क्या है, वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा क्या, साल्ट मार्च से रिलेटेड क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, इसके आंसर में यहां पर देखो सीबीएसई ने कितने प्यार से आंसर लिख रखा है, देखो फिगर ऑफ इमेजेस, सॉन्ग्स, इस तरीके से मिलेगा, सॉन्ग्स के बारे में लिखा और सॉन्ग्स के बारे में बता दिया कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम सॉन्ग लिखा था, जो कि नेशनलिज्म सेंस ऑफ नेशनलिज्म क्रिएट करा था इंडिया में, समझ रहे बात, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, तो उन्होंने लिख रखा था, समझ। उसके बाद साल्ट बिकम इफेक्ट, नाम भी बड़ा है जीव अजीब होते रहे। उसके अलावा साल्ट बिकम इफेक्टिव सिंबल क्यों था, मैंने तुम्हें बोला था, देखो सैंपल और छपा हुआ वही क्वेश्चन है वाला एनसीईआरटी वाला, तो ये दो तुम्हारा साल्ट इसलिए इफेक्टिव सिंबल था कि साल्ट से सबको फर्क पड़ता है, वो गरीब भी खाते रहे अमीर भी खाते थे, तो उससे सबको फर्क पड़ गया। अगर साल्ट के बारे में बात हो रही है तो हर किसी का फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हर कोई खाने में उसको डाल रहा है, समझ बात को। यही आलू रहता है, आलू से सबको फर्क नहीं पड़ता, पर साल्ट से सबको फर्क पड़ रहा है, समझ बात को। तो ये तुम्हारा रहेगा आंसर, इसे तय कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, कुछ मैप वर्क जब भी से आएगा ध्यान रखना, मैं 6 सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। पहला तुम्हारा आएगा 1920 कलकत्ता, दूसरा तुम्हारा 1920 नागपुर, एक कलकत्ता में होगा। इसमें क्या होता है ना, मार्क क्या होता है, मेरी बात को थोड़ा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। कभी भी मैप ऑफ इंडिया है, मैं थोड़ी मेरी ड्राइंग खराब है, हंसना मत, ठीक है। अब ये मैप ऑफ इंडिया में मान के चलता हूं, कभी भी इधर पॉइंट ए मार्क किया हुआ है, जैसे यहाँ ए दिया हुआ रहेगा, यहाँ बी दिया हुआ रहेगा, तो तुम समझ जाना कि कभी भी इधर ए दिया हुआ रहेगा, तुम समझ जाना कैलकाटा, इधर साइड से कैलकाटा है, लेकिन जब बी इधर दिया रहा है, मुंबई साइड दिया रहा है, तुम समझ जाना कि ये वाला तुम्हारा मद्रास है, ठीक है, मद्रास या नागपुर है। अब 27 दिया रहेगा तो मगर मद्रास हो जाएगा, क्योंकि दोनों मुंबई में ही, दोनों अगर तुम देखोगे तो मुंबई में ही, तो 27 दिया हुआ रहेगा तो तुम्हारा मद्रास सेशन हो जाएगा 2027 में जो हुआ था, और 2020 में दिया हुआ नागपुर हो जाएगा। और तुम्हारा अगर 20 दिया हुआ रहेगा, तुम समझ जाना कैलकाटा, इन्हीं शर्त पे कि तुम्हारा ए मार्क रहेगा। ए हमेशा मार्क रहता है कि ए कोई जगह है, ए कौन सा जगह जहां पर ये सेशन हुआ था, तो जब भी ए पूछा जाएगा, ए उधर साइड रहेगा, समझ जाना कैलकाटा इधर के अलावा कभी भी रहेगा, तो तुम समझ जाना कि तुम्हारा नागपुर या मद्रास है। अब मद्रास कब रहेगा, 2027 में रहेगा, और 20 में रहेगा तो नागपुर रहेगा, ठीक है। उसका सत्याग्रह मूवमेंट क्या है, तो खेदा, चंपारण, अहमदाबाद में, ये तुम याद रखना कहां पर हुआ था। उसका जाने वाला बाग में कहा होता है, डांडी मार्च से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आता है, इस बार भी छपा हुआ तुम्हारे लेटेस्ट सैंपल जो आया। अब लेटेस्ट सैंपल देखो कैसे छपा हुआ, देखो यहां बोलेगा, देखो एकदम यही क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, ये 2 प्लेसेस ए एंड बी, मैं हमेशा बोलता हूं, देखो अभी भी छपा है तुम्हारा सैंपल, थोड़े मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लेना भाई, जो मैं बोलता हूं ना वो कर लेना, पीवाईक्यू से डायरेक्ट आता है। उसका तुम्हारा क्या, 2 प्लेसेस ए एंड बी है मार्क्ड इन अ गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। उसका तुम्हें बोला था प्लेस वेयर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च, कहां पर लॉन्च हुआ था प्लेस, तो यार डांडी पे हुआ था, तो तुम्हें ए देके छोड़ दिया गया। अब तुम्हें बोला ना ए देके, देखो यहाँ ए दिया हुआ ना, तो ए देके मैप पे तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, वहां कोई लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ ए देके छोड़ दिया जाएगा, यहाँ डांडी लिख देना, आंसर लिख दिया। उसके बाद सिटी वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन सितंबर 1920। अब 1920 बोला, मेरे को सीधा समझ में आया, 20 देखे, 20 में 2 सेशन हुए थे, एक तुम्हारा देखो, एक तुम्हारा क्या कौन सा होता है, एक तुम्हारा कलकत्ता होता है, एक नागपुर होता है, पर कहां देखो यहाँ पर एक पॉइंट आउट दिया हुआ बी करके, तो बी मेरा इधर साइड है, तो मेरे को सीधा समझ में आता है कि यार कलकत्ता ही होगा, नागपुर तो इधर साइड हो जाता है, तो ये तुम कलकत्ता एक दो, सिर्फ यहाँ लाइन पार हो रहेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा, समझ बात को, तो ये तुम्हारी रहेगी पूरी चीज। आगे बढ़ते हैं यार, आगे तुम्हारा क्या कि अब हम लोग आते हैं यहाँ पर तुम्हारा पावर शेयरिंग में। अब तुम्हारा सिविक्स के चैप्टर 20 नंबर तुम्हारे बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे, हिस्ट्री में तुम्हें महारत हासिल हो चुकी है। अब सिविक्स में आते हैं कि मेंशन द लैंग्वेजेस डोमिनेटली स्पीकिंग इन बेल्जियम, ये तुम्हारा डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। उसको तुम्हारा स्टेट द प्रेसिडेंशियल एंड मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसका तुम्हारा एक्सप्लेन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या है, जब पावर जो शेयर होता है इन द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, पहला तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट, उसका तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट
और लोकल गवर्नमेंट। उसका तुम्हारा क्या कि हॉरिजॉन्टल पावर सेलिंग का मतलब ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे तुम्हारा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और तुम्हारा जुडिशरी। तो ये 3 टाइप से पावर तुम्हारा शेयर होता है, समझ रहे हो? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसमें तुम्हें एक्सप्लेन करने आता है। तो ये तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इससे टोटल तुम्हारा 11 नंबर का बने, एक 5 मार्क का, एक 3 मार्क का, एक 3 एमसीक्यू। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या एक्सप्लेन द एकोमोडेशन इन बेल्जियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। उसका तुम्हारा एक्सप्लेन मेजोरिटिज्म इन स्टेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ये भी तुम्हारा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एकदम छपने वाला है, एकदम छपने वाला है। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या है, हाउ मेनी टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कितनी बार होता है? 4 टाइम्स हुआ था, तुम याद रखना, ये 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हुआ था। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि आप कुछ एमसीक्यूज इससे आता है, देख लेना। एक और हेडक्वार्टर से क्या है, ए एमसीक्यू, ए एमसीक्यू, इससे एमसीक्यू थोड़े ज्यादा आते हैं, तो ये भी एमसीक्यू देख लेना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, उसके बाद तुम हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, एक सैंपल पेपर का एमसीक्यू छपा हुआ, मैंने जैसा बोल रहा था कि सैंपल पेपर नहीं कोई एमसीक्यू आता है, ये तुम देख लेना कौन सा स्टेटमेंट थ्रू है, तुम पढ़ के देख लेना। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, उसके बाद तुम्हारा क्या है, एक केस स्टडी बेस्ड, इससे एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, केस स्टडी बेस्ड। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आता है, इसमें तुम्हें एक लाइन दे दी जाएगी और बोला जाएगा आंसर कर दो, स्टेट एनी 2 डिमांड्स ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका। तो अब तुम इसको पढ़ लो ना, ऊपर ऊपर पढ़ लेना, लेकिन डिमांड तुम्हें पता होना चाहिए, तमिल्स की डिमांड्स क्या थी। तो ये तुम ऊपर ऊपर पढ़ लेना और इसके आंसर कर देना। इसको स्टेटमेंट में क्वेश्चन बोलते हैं, अलग से तरीके से लिख देना। मैंने यहाँ आंसर दे दिया क्योंकि सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन है, तो देख लो इस तरीके से तुम आंसर लिख सकते हो। ठीक है, इतना बड़ा नहीं लिखना है, इतना बड़ा तुम लिख सकते हो। ये तुम्हें 4 नंबर का टोटल है, तो इतना बड़ा लिखना पड़ेगा तुम्हें। देखो सीबीएसई का आंसर देखो किस तरीके से पॉइंट में है। टू रिकॉग्नाइज द तमिल्स एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए थी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड जॉब चाहिए थी। तो 3 पॉइंट में लिखा था, सीबीएसई कैसे आंसर लिख रहा, तुम एकदम पैराग्राफ में इस तरीके से लिख दो, ये उतना अच्छा आंसर नहीं होगा जितना ये वाला है। तो पैराग्राफ कभी कभी लिखा था, हमेशा नहीं। उसका हम लोग आगे आते हैं। आगे तुम्हारा क्या, फेडरलिज्म। भाई साहब अब देखो ध्यान देना, पहला यहाँ फेडरलिज्म में 10 नंबर का आएगा, इसमें एक 5 मार्क का, एक 3 मार्क का, एक 2 मार्क का। ठीक है, अब तुम्हारा क्या सबसे पहला क्वेश्चन इससे आता है, व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट, कोएलिशन गवर्नमेंट, ज्यूरिडिक्शन, उसका तुम्हारा फेडरल स्टेट, फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन। ये 5 डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट रहना भाई, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसका तुम्हारा व्हाट इज 5 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। भाई साहब छप गया डायरेक्ट, ये क्वेश्चन जो है ना भाई डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में छपने वाले, इस बात की गारंटी है। कोई ऐसा साल नहीं जिस साल 5 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म नहीं है, तो कर लेना। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसका तुम्हारा क्या, डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इंपोर्टेंट है। उसका तो हाउ फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस, तो फेडरलिज्म तुम्हारा फेडरलिज्म फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म से ही वाला ये वाला आंसर तुम्हारा सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यही वाला आंसर तुम याद करके इसमें भी उतार सकते हो, छाप सकते हो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो एकदम छपेगा फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। उसका तुम्हारा स्टेट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन लोकल गवर्नमेंट एंड बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी वन। उसका तुम्हारा क्या, इन विच ईयर द मेजर स्टेप टुवर्ड द डिसेंट्रलाइजेशन इन पावर वाज टेकन, इन 1992 में लिया गया था हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम अपर टायर ऑफ गवर्नमेंट एंड गिवन टू अ लोअर टायर ऑफ गवर्नमेंट, इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इज द पावर taken from state government, central government and give it to state government, सेंट्रल से लिया स्टेट में दिया, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, अब तुम्हारा क्या ये वाला क्वेश्चन, अब ये सैंपल और छपा हुआ, अब ये बोला ट्रैक में, अब ट्रैक में 2 स्टेयरिंग लिखी, तुम देखो तो यहाँ पर क्या है, इसको कोएलिशन गवर्नमेंट पे बता रहा है। अब बहुत बच्चे जो नहीं पढ़ते वो बोलेंगे 2 पार्टी सिस्टम, अगर दिमाग लगाए सही से तो ये 2 पार्टी सिस्टम मिला के तो ऐसे कैसे करते हैं। 2 पार्टी सिस्टम का मीनिंग समझो, जहां 2 पार्टी रहती है किसी कंट्री में, लड़ती है, दोनों साथ में काम नहीं करती, साथ में काम करने का मतलब होता है कोएलिशन गवर्नमेंट, और कोएलिशन गवर्नमेंट दोनों साथ में काम करती है, तो उसको बोलते हैं। ये तुम्हारा कोएलिशन गवर्नमेंट होगा कि दोनों एक ट्रक 2 स्टेयरिंग है। ठीक है, उसका तो अलावा ये वाला क्वेश्चन है, ये भी तुम याद रखना, ये तुम्हारा एमसीक्यू तो कर लेना इसमें। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि हाईलाइट द की फीचर्स ऑफ, मैंने तुम्हें बोला था भाई साहब छप गया, मैंने तो बोला था ये देखो सीबीएसई ने कितने फीचर्स लिखे, तो 5 इनमें से कोई 5 याद कर लेना भाई। ये क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर का, ये 2 नंबर का, लेकिन सीबीएसई ने 5 फीचर डाले, क्योंकि 5 फीचर इसलिए डाले कि बोर्ड में चापने वाले, तो 5 फीचर लड़ रहे बोर्ड में 5 नंबर तुम्हें दिलाओगे, गारंटी है। ठीक है, तो ये मेरे को पता है, एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या है कि जेंडर रिलेटेड, इससे एक ही क्वेश्चन आता है कि मेंशन द डिफरेंट एस्पेक्ट इन विच अ लाइफ ऑफ वुमेन डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, वुमेन से डिस्क्रिमिनेशन किस किस बेसिस पर होता है इंडिया में, तो एक 5 क्वेश्चन है, सैंपल और छपा हुआ है। सबसे पहले तुम्हारा क्या, एजुकेशन के फील्ड में होता है, पेड जॉब्स के फील्ड में होता है कि मेल को ज्यादा देते हैं, कब फीमेल को कम देते हैं, क्राइम होता है उनके अगेंस्ट, उसका मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, मैरिजेस के पेरेंट्स खुश हो जाते हैं कि हमारा मेल चाइल्ड पर ये गलत है, उसका तुम्हारा चाइल्ड मैरिजेस हो जाती है। ठीक है, उसका इसमें यही वाला देखो सीबीएसई ने क्वेश्चन दिया, देखो एजुकेशन, लो प्रोपोर्शन इन वुमेन, हाईली पेड जॉब्स, यही वाला तुम्हारा सैंपल छपा होता है, इसको कर लेना भाई अगर तुम्हारा जेंडर कास्ट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या, मेंशन द 2 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन दैट मेक्स इंडिया सेक्युलर स्टेट। भाई साहब छप गया, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद तुम्हारा क्या, व्हाट इज सेक्युलर डिवीजन ऑफ लेबर, फेमिनिस्ट, कम्युनलिज्म, उसका सेक्युलर स्टेट, उसका कम्युनल पॉलिटिक्स और कास्ट हेरिटेज, ये क्या होता है डेफिनेशन। ठीक है, ये रट लेना भाई, कुछ करना नहीं करना, इस चैप्टर से ये कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है, हिस्ट्री बता रही है कि ये क्वेश्चन से अलावा आया ही नहीं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, व्हाट आर द स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन 10% है इन लोकसभा एंड 5% इन स्टेट असेंबली। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा डिफरेंट डिस्क्राइब 5 फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। भाई साहब छप गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इस कास्ट सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बोर्ड लेवल तक आएगा। ठीक है, तो वो कर लेना। उसके बाद तुम्हारा स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटी स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा स्टेट डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स एंड एग्जांपल ऑफ वन। कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में बताना पड़ेगा, ये क्वेश्चन इतना है, इससे बाहर नहीं आएगा गारंटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या कुछ एमसीक्यूज है, तो ये देख लेना भाई। ठीक है, और उसका हम लोग आते हैं डेवलपमेंट। भाई साहब अब देखो, जितने इकोनॉमिक्स के चैप्टर होते हैं ना, डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी, क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन, अभी तुम्हारा 2 चैप्टर आ रहे हैं, तो बहुत सारे इजी होते हैं, इनमें पढ़ना कम होता है और तुम्हारे नंबर ज्यादा होते हैं। सोचो 2 चैप्टर 20 नंबर, और तुम 4 चैप्टर, छोटे 4 चैप्टर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर ये तुम्हें देंगे। हवेली में तो 20 देंगे, ये 2 चैप्टर मिला के, हाँ बोर्ड में भी 4 चैप्टर मिला के 20 नंबर देंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, डेवलपमेंट तुम्हारा 7 नंबर का आएगा हाफ ईयरली में, एक 3 नंबर, एक 2 नंबर और 2 एमसीक्यू। ठीक है, इसमें क्या क्या आएंगे, सबसे पहले डेवलपमेंट, व्हाट इज डेवलपमेंट आता है। उसके बाद व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम भाई साहब छप गया। पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम एक ही चीज को बोलते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। अगर किसी कंट्री में 4 लोग रह रहे हैं, तो 4 लोगों की टोटल इनकम 1 लाख है, और टोटल पॉपुलेशन कहते हैं 4 लोग रह रहे हैं, तो एवरेज इनकम क्या होगा तुम्हारा 25,000, तो यही तुम्हें बोलते हैं इसको पर कैपिटा इनकम। उसका तुम्हारा एवरेज इनकम, दोनों चीज सेम होती है, टीचर कंफ्यूज करने के लिए बताते हैं एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम 6। उसका तुम्हारा क्या, व्हाट इज HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, उसका IMR, उसके IMR का मतलब क्या होता है, इन्फांट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, उसका तुम्हारा इसके फुल फॉर्म्स आ सकते हैं। उसका तुम्हारा नेट अटेंडेंस रेशियो, कि किसी कंट्री में एक टाइम पर कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उसके अलावा तुम्हारा लिटरेसी रेट, कि कितने बच्चे पढ़े लिखे, जैसे तुम पढ़े लिखे हो तो उसको तुम लिटरेट हो, तो कितने % लिटरेट है किसी कंट्री में। ठीक है, उसका तुम्हारा एक्सप्लेन द डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट पीपल। भाई साहब छप गया, ये क्वेश्चन भाई कभी भी बात आती है डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट गोल का नाम आएगा, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। क्या क्या आएगा, सबसे पहले क्या, अर्बन एम्प्लॉयड यूथ का तुम्हारा डेवलपमेंट गोल। इसके डेवलपमेंट गोल क्या होता है, अर्बन एम्प्लॉयड यूथ का, अर्बन का मतलब क्या, जो सिटी में रहता है, एम्प्लॉयड का मतलब यूथ। तो मेरे जैसे किसी बंदे के डेवलपमेंट गोल क्या रहेगा, कि मैं एक फरारी ले लूं, पहली चीज। ठीक है, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं, मेरे पास एक बड़ा फ्लैट हो, बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं। तो वो तुम सोच के लिखो, बॉय फ्रॉम अर्बन रिच फैमिली, तुम्हारे जैसे कोई बच्चे, उनका क्या डेवलपमेंट गोल रहेगा, कि भैया यार मेरे को एक PS5 मिल जाए, मतलब वो मत लिख देना, ये मतलब मेरे को अब्रॉड जाना रहे पढ़ने के लिए, मतलब विदेश जाना रहे पढ़ने के लिए, मेरे को अच्छे स्कूल में, मतलब एकदम बेस्ट से बेस्ट स्कूल में मेरा एडमिशन हो जाए, समझ रहे हो, उस टाइप का डेवलपमेंट। उसके अलावा एक लैंडलेस लेबर का क्या डेवलपमेंट गोल रहेगा, कि मेरे लैंडलेस लेबर जो रहेगा उस जगह मेरे को प्रॉपर वेजेस मिल जाए। समझ रहे बात को। एक तुम्हारा प्रॉस्पेरस फार्मर फॉर पंजाब क्या रहेगा, तो कोई फार्मर तो सोचेगा मेरे क्रॉप के दाम बढ़ जाए, तो तुम सोच के भी लिख सकते हो, लेकिन डेवलपमेंट गोल से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके अलावा एक गर्ल फ्रॉम रिच फैमिली, तो वो क्या सोचेगी कि उसको भी अब्रॉड जाने मिले, मतलब विदेश जाने मिले पढ़ाई करने के लिए, तो ये तुम्हारे कुछ गोल्स होंगे। ठीक है, उसके अलावा हम लोग आगे आते हैं। आगे तुम्हारा क्या, एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पहला तुम्हारा प्राइमरी होता है, दूसरा तुम्हारा सेकेंडरी होता है, तीसरा तुम्हारा टर्शियल होता है। 3 चीजें ध्यान रखना। पहली चीज तुम्हारी बात को सुनो, प्राइमरी कभी भी होगा, प्राइमरी से हमेशा फार्मिंग से रिलेटेड होगा। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा फार्मिंग होता है। फार्मिंग कोई भी चीज, फार्मिंग हो गया या फिशिंग हो गया, कोई भी चीज जो हम फार्म कर रहे हैं धरती से, उसको प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी को हमेशा मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो सेकेंडरी एक्टिविटी कभी वो मैन्युफैक्चरिंग, जैसे फैक्ट्री हो गया, जैसे मैं कुछ बना रहा हूं तो फैक्ट्री हो गया। टर्शियल तुम्हारा क्या होगा, टर्शियल में 3 चीजें आती है। पहले तुम्हारा क्या होगा, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल और ट्रांसपोर्टेशन और स्कूल भी टर्शियल में आता है। जितने टर्शियल सेक्टर हमारे, जितने सर्विसेज है, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, उसके अलावा तुम्हारा क्या गया, बैंक हो गया, जितनी भी चीजें हो गई, तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो तुम्हारा टर्शियल में आता है। ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। मेरे को जितना मैंने बहुत एक्सपीरियंस बता दिया कि तुम्हें डिफरेंस, अच्छे टीचर ये चीज नहीं बता पाते, ये उनको खुद नहीं पता कि कौन सी एक्टिविटी कहां आती है, मतलब बहुत एक्सपीरियंस टीचर ही बता पाते हैं चीजें। ठीक है, उसके तुम्हारा व्हाट इज द मेन का, भाई साहब छप गया। ये जो चीज है ना भाई, गारंटी तुम्हारे पेपर में छपने वाली है, इस बात की गारंटी है। तुम्हारा क्या है, ये व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू क्लासिफाई डिफरेंट कंट्री। अब वर्ल्ड बैंक कौन सा क्राइटेरिया यूज करता है, तो पर कैपिटा इनकम करता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया, और एवरेज इनकम करता है। पर कैपिटा इनकम से वर्ल्ड बैंक कभी भी देखता है 10 कंट्रीज को देखा, अब वो बोलेगा सबसे अमीर कौन है, तो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर देखेगा। पर एक और है यूएनडीपी करके एक एसोसिएशन है, एक और मैं तुम्हें दिखाऊंगा यूएनडीपी करके, वो तुम्हारा पर कैपिटा इनकम भी देखेगा, तुम्हारा हेल्थ भी देखेगा और एजुकेशन भी देखेगा। ठीक है, तो व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, तुम्हारा क्वेश्चन आता है, तुम लिखोगे पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, अगर तुम्हारा क्या आता है, ये अब देखो यूएनडीपी कैसे देखता है, जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि यूएनडीपी कैसे देखता है, तो यूएनडीपी देखता है हेल्थ एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। हेल्थ एजुकेशन इनकम यूएनडीपी जब देखता है, कहां गया यार, क्या लिख देता हूं मैं भी, हाँ यूएनडीपी, एक डीपी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस तरीके से देखता है। ठीक है, उसका व्हाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। भाई साहब छप गया, ये क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में छपने वाला, इस बात की गारंटी है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट हमेशा आता है क्वेश्चन में, हमेशा बोर्ड में, तो भाई पकड़ लो, पहले 10 साल से आ रहा है, हाफ ईयरली में भी आएगा।
आएगा, ठीक है। उसको तुम्हारा क्या, व्हाट इज नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का ये होता है कि नेशनल इनकम क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कर लेना, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, अब ये देखो तुम्हारा सैंपल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी जो सैंपल से एक एमसीक्यू है, और उसके अलावा तुम्हारा एवेलेबिलिटी यूटिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज क्या होती है, तो ये तुम्हारा है, इसके आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया, देखो किस तरह पॉइंट में दिया हुआ है, हेल्थ केयर एंड पब्लिक सर्विस, एजुकेशन डेवलपमेंट स्किल, तो ये सीबीएसई का आंसर अच्छे से कर लेना, एकदम आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि एक टेबल दे दिया गया, अब तुम्हें बोल रहा है कि देखो इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टेबल बेस्ड एमसीक्यू, टेबल बेस्ड एमसीक्यू इसको बोलते हैं, ठीक है। टेबल बेस्ड एमसीक्यू उसको बोलते हैं, इसको ध्यान से कर लेना, ये लास्ट ईयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार हर एग्जाम में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। मेरी बात को सुन लेना, ये लेटेस्ट पैटर्न का। अब देखो एक टेबल दे दिया गया लिटरेसी रेट का बोल के, अब बोल रहा है एज पर द गिवन डाटा हु इज द लिस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट इन अ रूरल पॉपुलेशन। रूरल का मतलब क्या होता है, रूरल का मतलब गांव वाले और अर्बन का मतलब शहर वाले, तो रूरल का मतलब अब रूरल पॉपुलेशन दो ही है, ये वाला तो पूरा द डाटा गिवन द एबव हु इज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट इन रूरल पॉपुलेशन, किसका, फीमेल का। अब फीमेल यहाँ पर दिया हुआ है, अब यहाँ पर देखो मेल है कि फीमेल है, किसका कम है, रूरल पॉपुलेशन में। तो पहले तुम देखोगे कि लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन, ठीक है, लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन, ये तो तुम्हारा नहीं होगा, चिल्ड्रन की बात हो रही है। अब परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन, यहाँ भी चिल्ड्रन की बात, यहाँ पर देखो लिटरेसी रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन की बात हो रही है, चिल्ड्रन की बात नहीं हो रही है। तो ऐसी चीजें तुम्हें देखनी होती है कि मेल का कि फीमेल का, तो फीमेल का लोअर, तो ये वाला तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। इस तरीके घुमाने के लिए दिया जाता है कुछ, मेरे को पता है यहाँ ट्विस्ट है, मेरे को याद था। अब ये तुम्हारा एनसीईआरटी कुछ एमसीक्यू तो कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं। आगे तुम्हारे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भाई साहब अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब के बारे में सारे क्वेश्चन होते हैं, 10 नंबर का आएगा, एक 5 मार्क का, एक 3 मार्क का, एक 2 मार्क का, ठीक है। उस पहले तुम्हारा व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट। उसके बाद तुम्हारा व्हाट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट लिख लेना। उसके बाद व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जैसे तुम्हारा आइसक्रीम वाला है, अब गर्मी में तो वो आइसक्रीम बेचेगा, पर ठंडी में क्या करेगा बेचारा, वो तो वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा सीजन के हिसाब से, तो वही तुम्हारे उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। उसको तुम इंग्लिश में लिख दोगे, द सिचुएशन व्हेन समवन इज डूइंग सम वर्क इन अ पर्टिकुलर सीजन एंड आफ्टर द सीजन दे मतलब कि ही इज अनेबल टू वर्क, ठीक है, इज नोन एज तुम्हारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तुम बना के भी लिख सकते हो, मैंने सारे आंसर बना के लिखे यार, बोर्ड एग्जाम में 98 आउट ऑफ 100, तुम समझो बात को, सारे बना के लिखे, अभी बना के बता रहा हूं तो आ जाएंगे नंबर। मैं देखो बहुत ओपनली बता रहा हूं, मैं तुम्हें कोई धोखे में नहीं रखना चाहिए, मैं बहुत जानता हूं जितने बना के लिखो, क्योंकि हमारी जो संगत थी टीचर्स की वो बहुत बढ़िया टीचर्स थी, मैं तुम्हें खुल के बता रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें जानता हूं, ठीक है। तुम्हारी भी जो संगत है मेरे साथ बहुत अच्छी है, ठीक है। और जो मैंने इंस्टाग्राम वाली बोली है उसको फॉलो कर लेना यार, वो जाके तुम चैनल के अबाउट सेक्शन से फॉलो कर लेना, मेरे साथ रहोगे तो बहुत आगे जाओगे। उसका तुम्हारा क्या, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड तुम्हारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन का मतलब क्या होता है कि एकदम काम ही नहीं मिल रहा, और डिसगाइज्ड का मतलब क्या, कि मान लो कोई वर्क प्लेस है, अब वर्क प्लेस है, वहां पर 4 लोगों की जरूरत है, अब वहां पर रख लिया 8 लोगों को, अब बाद में 2 दिन वर्क हो तो उनको पता चला कि यार यहाँ तो 4 ही लोगों की जरूरत है, 4 लोग और क्या करते, 4 लोग को भगा दिया, तो उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड, मतलब निकाल देना, ठीक है। उसको तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पब्लिक सेक्टर एंड तुम्हारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर प्राइवेट, भाई साहब छप गया। इससे अगर कोई क्वेश्चन आएगा, मैं मेरी कान खोल के मेरी बात सुन लो, तो तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मतलब ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, तुम्हारा क्या होता है, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइज सुन के ही लग रहा है, उसका मतलब क्या होता है गवर्नमेंट का सेक्टर, जो सरकारी नौकरी जिसको बोलते हैं। और प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या होता है, जो प्राइवेट स्कूल रहते हैं, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट ऑफिस, उसको प्राइवेट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट वाला हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट में सैलरी ज्यादा मिलती है, छुट्टी ज्यादा मिलती है, उसको वर्क सिक्योरिटी मिलती है। जबकि तुम्हारा जो अनऑर्गेनाइज रखता है, अनऑर्गेनाइज मतलब जो प्राइवेट रहता है, अनऑर्गेनाइज का मतलब प्राइवेट होता है, देखो ध्यान से, अनऑर्गेनाइज का मतलब प्राइवेट होगा और ऑर्गेनाइज का मतलब तुम्हारा पब्लिक होगा, तो ये तुम्हारा होगा, समझ लो। ये वाला अच्छा होता है, इसमें अच्छा, इसमें वर्क सिक्योरिटी मिलती है, छुट्टियां, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये तुम्हारा इससे डिफरेंस हमेशा आएगा। इसको एक्सप्लेन द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड, देखो एक्सप्लेन व्हाई वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नीड प्रोटेक्शन, भाई साहब छप गया। क्यों नीड प्रोटेक्शन चाहिए होती है, सबसे पहले तो उनको क्या चाहिए होता है, वर्क सिक्योरिटी चाहिए होती है। वर्क सिक्योरिटी क्यों चाहिए होती है, उनको उनकी सैलरी बढ़ानी होती है, उनकी सैलरी कम होती है, उसके अलावा उनका वर्कलोड ज़्यादा होता है, उनको छुट्टियां कम मिलती है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उनको खाने के लिए फूड वगैरह कम मिलता है। मतलब ऑफिस में, मतलब जैसे गवर्नमेंट तुम ऑफिस में जाओगे ना, वहाँ लंच वगैरह नाश्ता, लंच वगैरह जो आता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता। उसके अलावा उनको हेल्थ केयर वगैरह नहीं मिलता है, समझ, वेकेशन नहीं मिलते प्रॉपर, तो सारी चीज़ें तुम लिख सकते हो बना के। उसके बाद वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, देखो यही क्वेश्चन है, फिर से इसका सही आंसर। उसका एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग एमजी नरेगा 2005, एमजी नरेगा भी इसको बोलते हैं, इसको एमजी नरेगा भी बोलते हैं, नरेगा भी बोलते हैं। एमजी नरेगा का मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, समझ, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला था कि हम गारंटी वगैरह देंगे एम्प्लॉयमेंट की। उसका तुम्हारा क्या, कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इन प्रिविलिंग ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज में क्या कंपैरिजन होता है, यहाँ पर तुम्हें अच्छी सैलरी मिलती है, यहाँ पर कम सैलरी मिलती है, तो वही कंपेयर करने आ रहा, तो एक बार तुम कर लो, किसी भी क्वेश्चन को कर लोगे, समझने की बात है, समझ रहे बात को, आगे बढ़ते हैं।
आगे तुम्हारा क्या है, मैं उस तरीके से तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम समझ जाओ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्क्राइब एम्प्लॉयमेंट। मैंने तुम्हें बोला था कि चार लोगों की जरूरत थी, 8 लोगों को बोला, 4 लोगों को निकाल दे, उसको डिस्क्राइब बोलते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पहला तुम्हारा प्राइमरी, सेकेंडरी और तुम्हारा टर्शियरी। जैसे मैं तुम्हें बोला प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज फार्मिंग सेक्टर, इसमें तुम्हारा फार्मिंग सेक्टर की एक्टिविटी होती है। सेकेंडरी तुम्हारा क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, द थिंग्स आर इन्वॉल्व इन जनरली इन मैन्युफैक्चरिंग। और तुम्हारा टर्शियरी सेक्टर जो तुम्हारा होता है ट्रांसपोर्ट रिलेटेड होता है, ठीक है। उसको तुम्हारा टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई साहब, छप गया। टर्शियरी सेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी काम होगा, मान के चलो तुमने फार्मिंग की, तो फार्मिंग करने के बाद तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत तो पड़ेगी, तो उसको फैक्ट्री तक ले आने के लिए, उसके बाद जाकर सेकेंडरी सेक्टर काम करो। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर तुम्हारा टर्शियरी सेक्टर, याद रखना, इस पे क्वेश्चन आएगा, तो ये तुम बना के भी लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा क्या, अंडरस्टैंड द कैज, अंडरस्टैंड द कैज। अब कुछ कैजेस पूछा जा रहा है, तो ये तुम्हारा एमसीक्यू से कर लेना, ये लेटेस्ट सैंपल वर्क का एमसीक्यू कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा ये भी लेटेस्ट सैंपल वर्क का क्वेश्चन है, तो ये दोनों क्वेश्चन प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कर लेना। इसका आंसर मैं देता हूं, सीबीएसई कितने प्यार से लिखा आंसर, तो कितने प्यार से पॉइंट वाइज में डिफरेंशिएट दिया कि प्राइवेटाइजेशन पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज प्राइवेट हो जा रही है, ठीक है। कोई भी चीज गवर्नमेंट के हाथ में थी, अब कोई प्राइवेट एजेंसी उसको ले रही है, तो उसको बोलता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, तो ये तुम बना के ये बच्चे लिख पाएगा। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन गिवन नहीं है, तो सीबीएसई वही जान रहा है कि बच्चे को नॉलेज एक्वायर हो, समझ रहे बात को, तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या, ये क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू तुम कर लेना कि तुम्हारा कि टर्शियरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, कोई भी सेक्टर एक डिसरप्टर होगा, तीनों सेक्टर पे फर्क पड़ेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद कुछ एनसीईआरटी के एमसीक्यू, इसको कर लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे तुम्हारा क्या, अब रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज डेवलपमेंट से क्वेश्चन क्या आता है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल आएगा इससे। सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन क्या, थोड़ा कलर में बदल लेता हूँ, कलवा टाइप का लग रहा है। तो रिन्यूएबल नॉन, इससे तो कितने नंबर का, पहले वो देख लो, 10 नंबर का, 5 मार्क का, 3 मार्क का, 2 एमसीक्यू, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, पहला तुम्हारा व्हाट इज रिसोर्स, पहले क्वेश्चन आता है कि रिसोर्स क्या आता है, एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड इज नोन एज रिसोर्स, ठीक है। उसका तुम्हारा सॉइल क्या होता है, सॉइल इरोजन क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल, इस पे क्वेश्चन जनरली आता है भाई साहब, छप गया, समझ लेना, इस पे क्वेश्चन आ गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाई the needs of present generation but also preserve resources from the future generation, ठीक है। मतलब सेटिस्फाई प्रेजेंट को तो कर ही रहा है, लेकिन प्रिजर्व भी कर रहा है फ्यूचर के लिए, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। उसके बाद तुम्हारा रिसोर्स कंजर्वेशन, उसका तुम्हारा डिस्क्राइब एजेंडा 21 कभी-कभी आ जाता है। उसका तुम्हारा डिस्क्राइब रियो दे जेनेरियो आज समिट, ये भी आता है। उसका टाइप्स ऑफ सॉइल, ये ब्लैक सॉइल क्या होता है, तो ब्लैक सॉइल क्या होता है कि तुम्हारा कॉटन को ग्रो करने में काम आता है, थोड़ा सा मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो ब्लैक सॉइल इंपॉर्टेंट है। एलुवियल सॉइल इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा 2 टाइप का होता है, एक खादर होता है, एक भांगर होता है, ठीक है। तुम्हारा रिवर डेल्टास के आसपास पाया जाता है, ये दोनों चीजों याद रखना। उसका एरिड सॉइल, लेटरेट सॉइल, उसका रेड येलो और फॉरेस्ट, ये दोनों एकदम याद रखना। इस पे 3-3 पॉइंट भी याद होने चाहिए, एकदम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन जनरली आते हैं, मैं दिखा लूंगा। उसका तुम्हारा डिफाइन रिसोर्स प्लानिंग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भाई साहब, छप गया मेरे हाफ ईयरली में आया था 6-7 साल पहले, जब मैं हाफ ईयरली दे रहा था, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और व्हाट इज द नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, उसका तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल का मतलब क्या, जो कभी खत्म नहीं होगा, नॉन रिन्यूएबल जिसे खत्म हो जाएगा, जैसे ये तुम्हारा सनलाइट, वाटर, ये कभी खत्म नहीं होगा। और नॉन रिन्यूएबल क्या, जैसे तुम्हारा पेट्रोल डीजल वगैरह खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा डिस्क्राइब सॉइल इरोजन, पहला गली इरोजन रहता है, दूसरा स्ट्रीट इरोजन रहता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, तो तुम्हारा टेरेस कल्टीवेशन वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, ये तुम कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आगे तुम्हारा क्या है, नेम द 3 स्टेट्स दैट हैविंग ब्लैक सॉइल एंड व्हिच क्रॉप मेनली ग्रोइंग इन, भाई साहब छप गया। ये क्वेश्चन ब्लैक सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा तुम्हारा छपता है। तुम्हारे 3 स्टेट्स पूरे जिसके पास ब्लैक सॉइल रहता है। ब्लैक सॉइल कहां पर, महाराष्ट्र वगैरह में पाए जाते हैं। और ब्लैक सॉइल में कौन सी चीज ग्रो होती है, मेनली कॉटन होती है। कभी ब्लैक सॉइल का नाम है हमेशा तुम याद रखना, कॉटन हमेशा ग्रो होता है ब्लैक सॉइल में, समझ रहे बात को। उसके बाद व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन रिवर डेल्टास एंड गिव 3 फीचर्स ऑफ दिस सॉइल। तो रिवर डेल्टास में क्या पाया जाता है, एलुवियल सॉइल पाया जाता है। कभी भी रिवर डेल्टा नदी के बारे में बात हो जाए, एलुवियल 2 टाइप का होता है, एक न्यू एलुवियल, एक ओल्ड एलुवियल। न्यू एलुवियल तुम्हारा क्या, खादर, और ओल्ड एलुवियल भांगर, ठीक है। उससे तुम्हारा एक्सप्लेन द यूज ऑफ लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इस पे भी 5 पॉइंट रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा रहेगा। उसके अलावा हमारा लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन है। उसके लिए एक और क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है, तुम देखना, ये सेकंड वाला, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट फिलिंग द एम्प्टी बॉक्स। ये लेटेस्ट सैंपल, क्लासिफाई सॉइल दिया हुआ है, एलुवियल दिया हुआ है। अब यहाँ एलुवियल में दिया हुआ आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी वगैरह। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्वेश्चन, अब यहाँ पर बोला आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, मैंने तुम्हें क्या बोला था, ब्लैक, तो मतलब यहाँ पर तो सीधा ब्लैक हो जाएगा, तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल हो जाएगा। अब यहाँ तो ब्लैक सॉइल पता चलेगा, तो कौन कौन सा ऑप्शन, लेटराइट ए में गलत है, और तुम्हारा रेड येलो गलत है। अब तुम समझ लेना कि सेकंड नंबर तुम्हारा सुटेबल फॉर ग्रोइंग कैशू नट। अब कैशू नट वहीं पर ग्रो किया जाता है जो बहुत अच्छा मॉइस्चर को सोक कर ले, मतलब मॉइस्चर को सोक कर ले, मतलब कि उसमें वहां पर टेंपरेचर भी गर्म हो। तो यहाँ पर रेड येलो ही गर्म होता है टेंपरेचर, तो मतलब तुम्हारा नहीं, यहाँ पर लेटराइट गर्म होता है, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पर तुम्हारा ब्लैक सॉइल एंड लेटराइट सॉइल तुम्हारा होगा। तो क्लियर वाली बात है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। अब ये इतना क्लोज है ना यार, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि लेटराइट और रेड येलो एक ही टाइप के सॉइल होते हैं, मतलब दोनों एकदम गर्म जगह पर। तो ये सीबीएसई का कॉल था, तो ये सीबीएसई ने ये आंसर दिया हुआ कि तुम्हारा लेटराइट और तुम्हारा ब्लैक होगा, ये तुम छाप के आओगे, ठीक है।
उसका तुम्हारा क्या है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये एनसीईआरटी वाले हैं तो तुम लिख लेना, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी रिलेटेड, तुम देख लेना, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, आगे तुम्हारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो यहाँ तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। उसका तुम्हारा क्या फ्लोरा एंड फना, फ्लोरा का मतलब फ्लावर और फना का मतलब तुम्हारा एनिमल, ठीक है, तो ये तुम याद रखना। उसका तुम्हारा क्या डिस्क्राइब द कम्युनिटीज हैव कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। उसका व्हाट इज द नोट ऑन अ गुड प्रैक्टिसेस टुवर्ड द कंजर्वेशन फॉरेस्ट, इससे क्वेश्चन आएगा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन इससे आएगा, हमेशा आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है कि डिस्क्राइब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, व्हाट इज द प्रोजेक्ट टाइगर, उसका तुम्हारा क्या एक एमसीक्यू है, वो तुम कर लेना। आगे आते हैं भाई साहब, आगे तुम्हारा क्या ये भी एक एमसीक्यू कर लेना, इससे एमसीक्यू जनरली आते हैं, ठीक है, तो ये तुम कर लेना। उसका तुम्हारा क्या आगे तुम्हारा क्या है कि आप देखो लेटेस्ट सैंपल में से मैंने तुम्हें बोला लेटेस्ट सैंपल और इसमें एमसीक्यू दिया, तो ये एमसीक्यू मैं पढ़ूंगा, टाइम वेस्ट हो कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे तुम्हारा क्या वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स तुम्हारा क्या है कि हमेशा कभी भी आएगा वाटर स्कैर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। वाटर स्कैर्सिटी का मतलब कि पानी की कमी होती है, मतलब कि कहीं पानी की कमी होती है, पानी घट जाए, जैसे राजस्थान वगैरह तुमने देखा होगा कि औरतें मटकी वगैरह लेकर पानी भरती है, उसको वाटर स्कैर्सिटी बोलते हैं। इससे क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न एडेप्टेशन फॉर ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग मेथड क्या होता है, पहला दूसरा वाटर स्कैर्सिटी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। केस स्टडी का बेस को क्वेश्चन का मतलब कि 4-5 लाइनें दी जाती है और उसके बाद 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको केस स्टडी, उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम वो कर लेना। उसका तो कंपेयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट, ये 2 कर लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन आएंगे, इससे मैप आएगा, ध्यान रखना। मैं बता दूंगा अभी क्या व्हाट इज द डिफरेंस केसेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ये तो तुम्हें पता ही होगा क्या कैसे फैक्ट्रीज वगैरह से निकलती है। उसका तुम्हारा क्या है एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा क्या डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन कंजर्व वाटर इन इंडिया, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है कि विच प्लेस हैज आर्टिफिशियल लेक किसमें, तो तुम्हारा भोपाल में, तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके हम लोग आगे आते हैं, आगे तुम्हारा क्या है अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट में टॉप वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी, तमिलनाडु, ठीक है। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एवेल्युएट्स द ओवरऑल गोल ऑफ प्रधान मंत्री कृषि संचय योजना, तो ये तुम्हारा टू प्रोवाइड बेटर इरिगेशन सिस्टम एंड सुटेबल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, ये तुम्हारा सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी कुछ लाइनों से दिया गया, समझ बात को, मेरे को भी याद नहीं था लेकिन एनसीईआरटी की लाइनों से दिया गया। हर साल ये कुछ नया क्वेश्चन निकाला था, जैसे लास्ट ईयर इन्होंने निकाला था कि तुम्हारा कि चेन ऑफ इंडिया जो रिवर है वो सलाल डैम के पास है, तो ये तुम्हें ये बता देते हैं सैंपल, फिर बोर्ड में देखते हैं। अब देखो यहाँ पर इससे मेन मैप जो आएगा तुम्हारा, देखो टू द डैम ऑफ सुतलेज बेसिन रिवर, ठीक है, विच मीन यूज फॉर द बोथ हाइडल एंड पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन, कहां पर डैम है, सतलुज बेसिस रिवर के पास, ठीक है, समझ बात को। तो यहां पर इन्होंने कोई पॉइंट दे दिया होगा, देखो ध्यान देना, यहां पर पी करके कोई पॉइंट दे दिया, अब पूछा जाएगा कौन सा पॉइंट है, तो यहां पर पी वाला पॉइंट तुम्हारा कहीं पर होगा, देखो ध्यान देना, पी वाला पॉइंट देखो भाकल नंगल डैम है, ठीक है, और एक क्यू दिया हुआ, तो क्यू देख के तुम ऐसे भी समझ सकते हो क्यू के पास कौन सा डैम है, तो क्यू के पास हमेशा हमें पता है कि हल्दिया है, तो तुम बोलोगे द डैम वेयर महानदी बेसिन्स इंटीग्रेट द कंजर्वेशन ऑफ वाटर टू फ्लूड कंट्रोल, फ्लूड कंट्रोल। अब क्यों का पॉइंट देख के तुम बता सकते हो कि कौन सा है वहां पर, तो यहाँ पर हल्दिया हीराकुड डैम है, सॉरी, तो हीराकुड डैम यहाँ पर है, तो हीराकुड डैम यहाँ पर हल्दिया से मिलता है, हल्दिया सी पोर्ट है, हीराकुड डैम है। तो मतलब तुम पॉइंट कैसे याद करोगे, अगर डैम पूछ रहा है तुम्हें पता होना चाहिए कि इस टाइप, जैसे तुम्हें पॉइंट दिया गया, पॉइंट नंबर क्यू दिया गया, तो तुम खुद आइडिया लगाओ यार यहाँ पर कौन सा डैम हो सकता है, तो हीराकुड डैम ही हो सकता है। यहाँ डायरेक्ट आइडिया लगाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, देखो लेवल देख रहे हो क्वेश्चन का, ये एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं, समझ बात को, तो आइडिया लगा के करना पड़ेगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। तो यही वाला तुम्हारे हाफ ईयरली में तो यही आ जाएगा, बाकी बोर्ड के लिए मैं सिलेक्टेड बता दूंगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। आगे आते हैं, अब हम लोग आते हैं एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर से कुछ क्वेश्चन आते हैं, जनरली इससे 3 नंबर का एक क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं और एक एमसीक्यू मिल सकता है, तो ध्यान रख लेना, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं। उसका डिफाइन एग्रीकल्चर क्या होता है, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, इससे जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि जब कल्टीवेशन हम लोग करते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल का साथ में, तो उसको बोलते हैं हम लोग हॉर्टिकल्चर, ठीक है। उसका व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ तुम्हारा फार्मिंग, पहला तुम्हारा प्रिमिटिव सब्स्टिट्यूशन फार्मिंग, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 3 पॉइंट याद रखना। उसका तुम्हारा क्या इंटेंसिव सब्स्टिट्यूशन फार्मिंग, तीसरा तुम्हारा कमर्शियल फार्मिंग, तो ये तीनों के बारे में 3 पॉइंट याद, जैसे कमर्शियल फार्मिंग होगा तो वो तुम्हारा कमर्शियल सिर्फ बेचने के लिए फार्मिंग की जाती है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या एक्सप्लेन क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, पहला तुम्हारा रबी क्रॉपिंग, जैद क्रॉपिंग, खरीफ क्रॉपिंग एंड जैद क्रॉपिंग, तीनों क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में तुम पता होना चाहिए, और कौन कौन से क्रॉप्स इनके अंदर आते हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं, आगे तुम्हारा क्या क्रॉप्स एंड देयर सॉइल रेनफॉल एंड टेम्परेचर। अब क्रॉप्स कोई भी क्रॉप्स है उसका कौन से सॉइल में उगाया जाएगा, क्या रेनफॉल होगा, कितना रेनफॉल होगा, जैसे 25 से 30 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर क्या चाहिए होगा, और तुम्हारा कौन से रीजन में उगाया जाता है। तो पहला तुम्हारा राइस होगा, इंपॉर्टेंट है, उसका टी, उसका तुम्हारा वीट, उसका मेज कॉफी, उसका तुम्हारा रबर, कॉटन, शुगर केन और तुम्हारा पल्स, यही तुम्हारे आएंगे, तो सबका तुम्हें याद करना पड़ेगा, तो ये तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर एग्रीकल्चर आए, ठीक है। उसका तुम्हारा डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस के लिए क्या कहो। उसका तुम्हारा नेम 1 इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप, बेवरेज का मतलब पीने वाला क्रॉप, जैसे टी कॉफी हो गया,
वो तुम्हारा हो गया, ठीक है। उसको तुम्हारा एग्रीकल्चर गिव बूस्ट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम पेपर में आता है। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या रिलेशन है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रिलेशन है, तो ये तुम जान लेना। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में कैसे, जैसे तुम किसी ने राइस उगाया तो राइस को जब पैक करना रहता है, उसको रिफाइन करना, तो मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ होता है, वही रिलेशन है। उसको तुम्हारा क्या नेम वन स्टेपल क्रॉप राइस को बोलते हैं, तो ये तुम लिख लोगे। उसके बाद तुम्हारा क्या सजेस्ट इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव लिया जाता है तो हेल्प फार्मर्स, तो ये भी क्वेश्चन वही है और ये भी क्वेश्चन वही है, समझ बात को। जैसे तुम्हारा किसान कार्ड वगैरह बनाते हैं जो उनको ज्यादा प्राइसेस में बेचने के लिए हेल्प करते हैं, एमएसपी सेट करते हैं, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, तो ये कुछ पॉइंट्स तुम्हें लिखना पड़ेंगे, गूगल से देख के लिख लेना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, अब देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन है लेटेस्ट लेवल छपा हो, तो ये तुम देख लेना कि राइस ग्रोन एज कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा पंजाब, तो ये क्वेश्चन लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सैंपल पेपर क्वेश्चन है। उसके अलावा एक और एमसीक्यू रिलेटेड, उसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि विच क्रॉप इज यूज्ड फॉर फूड एंड फॉडर, दोनों तो मेज के लिए होता है। तो इतने एमसीक्यू कर लोगे, इतना अगर तुम कर लोगे सोशल साइंस में तुम्हें महारत हासिल हो जाएगी, इस बात की गारंटी दूंगा। अगर यहां तक आ गए इतने क्वेश्चन कर लियो, मैं गारंटी ले रहा हूं। मेरे 98 आए थे ना बोर्ड में, तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, और हाफ ईयरली में भी तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, इस बात की गारंटी, अगर तुमने इतना कर लिया, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अगर तुमने अभी तक तुम्हारे इतना तुमने कर लिया, तुम्हारे सोशल साइंस में 80 आउट ऑफ 80 बिल्कुल कंफर्म हो रहे होंगे। अगर अभी तक तुमने मैथ्स पेपर लीक नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देख सकते हैं, पूरा मैथ्स का पेपर लीक है। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तो टाटा।